बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारी तैयारियों का सिलसिला ऑन एयर आने तक, ऑन एयर मुकम्मल तौर पे आने तक चलता रहता है। खैर, जैसा कि मैंने कहा, मेरी उम्मीद है कि आप ठीक हैं, आपका जो नया दिन है ये अच्छे से स्टार्ट हुआ है और ये वीक का इख्तिताम भी है। इंटरेस्टिंगली आज आपको जुम्मा भी बहुत मुबारक हो। जुम्मे को सैयदुल अय्याम कहा जाता है और जुम्मे के रोज़ दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की बहुत फजीलत है। सो अगर आप एहतमाम कर पाएँ, कम से कम एक बार अगर आप ज़रूर पढ़ पाएँ तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि करें। और उसके साथ साथ दीगर जो अमाल है जुम्मे से मुंसलिक या मुताल्लिक़, वो तो हम सभी करने की कोशिश करते ही रहते हैं। इससे पहले कि बाकायदा तौर पर अपने लाइनअप की जानिब बढ़ें, इस वक्त लाहौर में हल्की हल्की बारिश जारी है। लकीली हल्की हल्की बारिश जारी है, जिसे आप बूंदाबांदी कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। मौसम खुशगवार है ख़ास तौर पे, और ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिस्की भी है। अगर आप बाहर जाते हैं तो ओवर स्पीडिंग से गुरेज करें। अब आप कहेंगे कि हम तो ओवर स्पीडिंग नहीं करते, लेकिन जब आप लेट हो जाते हैं अपने काम से और कैजुअल मैनेज नहीं करते तो फिर ऑटोमेटिकली आपको स्पीड में जाना पड़ता है और उसमें फिर रिस्क का चांस या गलती का चांस होता है और फिर नुकसान का चांस होता है। ये तो अच्छी बारिश है जिसको हम दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बारिश भी है जो कि नुकसान का बायस बन रही है, परेशानी का बायस बन रही है, और वो है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे इस वक्त शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। एमरजेंसी नाफिज की गई है, रेन एमरजेंसी। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में जो तालीम का महकमा है उसकी तरफ से कुछ हिदायत भी जारी की गई हैं। शाम की शिफ्ट जो निजी और सरकारी स्कूल्स में है उसमें छुट्टी का फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत ने आज जो कराची डिवीजन है इसके तमाम तर दफातर में आधी छुट्टी दे दी है। कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज होने के बायस आज वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में भी तातील का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो जामे उर्दू में 1 मार्च को होने वाले इम्तहानात हैं और टेस्ट हैं आज के दिन, यानी कि उनको भी मौखर कर दिया गया है। इसके साथ साथ कई जो इम्तहानात हैं या निकात की जो नई तारीखें हैं इनका ऐलान कहा गया है कि बाद में किया जाएगा। जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनकी बारिशों के पेश नज़र सूबाई हुकूमत को अपना भरपूर किरदार अदा करने की हिदायत की गई है उनकी तरफ से। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में मार्च में बारिश कभी नहीं हुई, लेकिन चूँकि अब मुमकिन बारिश है तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो शहर के नदी नाले हैं, ये चॉकिंग पॉइंट्स हैं, उनको हमने खोल दिया है। अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। तो इट्स गुड इफ़ कराची एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अलर्ट, लेकिन सिर्फ अलर्ट रहने से कुछ नहीं होगा। अगर ये सूरत हाल बनती है तो उसके बाद आपके पास इंतज़ामात क्या हैं, आपकी मशीनरी कितनी है, सड़कों के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है, किस हद तक लोगों को इस हैसल से बचाया जाता है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि देखना होंगी। कराची के शहरी भी बिला ज़रूरत, हुकूमत ने कहा है कि घरों से ना निकलें। मैं भी यही कहता हूँ कि आप बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें, अपने रूट्स को क्लियर रखें। आपको मालूम होना चाहिए आपने कहाँ से आना है, कहाँ पे जाना है। और ख़ास तौर पे अगर आपके आसपास कोई नदी नाला पड़ता है या ऐसा नदी नाला पड़ता है जिसमें तुग़यानी आती है उमूमी तौर पर, तो आपने उसका ख्याल रखना है, यानी कि उसको जो अपना स्केड्यूल है आने जाने का उसको मद्देनज़र रखना है कि यहाँ पे कोई मसला हो सकता है। दूसरी जानिब अगर बलूचिस्तान की हम बात करें, गवादर, पसनी, जीवनी, वैसे तो सियाहत के लिहाज से बहुत खूबसूरत मकामात हैं ये, लेकिन यहाँ पर भी शदीद बारिशें हैं और एक बारिशों का नया सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है और इससे लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। गवादर के कई इलाके हैं, यहाँ पे पानी जमा होने से आमदोरफ्त बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। कश्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। जो जीवनी और पसनी का इलाका है और उसके साथ गवादर भी, इसके मुतासरीन ने हुकूमती इमदाद न मिलने का शिकवा किया है। परसों हमने जब ये बारिश शुरू हुई थी तो 168 मिलीमीटर की बात की थी, अभी 187 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ी मिकदार है। और इसकी वजह से जो लोग हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जो फ़ौज है, PDM है, पुलिस है, लीवीज़ है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, दीगर महकमे हैं, वो डी वाटरिंग कर तो रहे हैं लेकिन मुश्किलात बहरहाल बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारी दुआ है, एक तो आपको खबर भी दे रहे हैं कि सूरत हाल की, और साथ हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि मुश्किल जल्द से जल्द टल जाए और आसानी हो जाए। रात को जी एक जाते जाते निगरान हुकूमत, पता नहीं अब इसको निगरान हुकूमत का जाना जाना कहेंगे या नई आने वाली हुकूमत का आना आना कहेंगे। वैसे ट्रोल्स तो जो चल रहे थे वो तो बेचारे नए MNAs के ऊपर जिनका अभी कोई रोल भी नहीं है इस पॉलिसी के अंदर, उन पर कल पढ़ रहे थे कि अभी आपने हलफ भी नहीं लिया और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। सो पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। निगरान हुकूमत चूँकि इस वक्त अथॉरिटी है तो हम उसी को मूरद इल्ज़ाम ठहराएंगे। उसने मिट्टी के तेल में इजाफा किया है, लाइट डीजल सस्ता करने का फैसला किया
है, जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आपको बता देते हैं। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए और 13 पैसे। वैसे जब पहले मैंने 13 पैसे देखे तो मैं एकदम से डर गया कि 13 रुपए फी लीटर बढ़ गया, लेकिन नहीं, 4 रुपए और 13 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो नई कीमत है वो तकरीबन 280 रुपए, 279 रुपए और 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं। मिट्टी का तेल 1 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है और इसकी नई कीमत 190 रुपए 1 पैसा फी लीटर हो गई है, जबकि नोटिफिकेशन ये भी कहता है कि लाइट डीजल ऑयल 1 रुपए 14 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया। लाइट डीजल सस्ता किया गया, किराया नहीं बढ़ने देना आपने। अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हो, वो कहें कि बाजी किराया बढ़ गया है, तो आपने फौरन कहना है कि नहीं, डीजल सस्ता है, 5 रुपए सस्ता करो किराया, ये आप कह सकते हैं, किराया नहीं बढ़ने देना। ठीक है, तो बहरहाल जी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, डीजल की कीमत में स्लाइड सी कमी हुई है। अब इसे जाती हुकूमत का जाते जाते तोहफा कहें या आती हुकूमत का आते आते तोहफा कहें, ये आप फैसला कर लें, लेकिन इन एनी केस आपको पेट्रोल अब थोड़ा महंगा खरीदना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द इंट्रो, हम PSL की बात करते हैं। कराची स्टेडियम में मैच खेले जा रहे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुकर्रर 166 रन का हदफ हासिल किया और आखिरी गेंद पर हासिल किया। कल बड़ा वैसे कहना चाहिए ना, नेल बाइटिंग किस्म का मैच था और क्वेटा मैच जीत गया। कल फिर कराची किंग्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रदरफोर्ड ने अनवर अली की पहली 2 गेंदों पर बाउंड्री पार बॉल पहुंचाई, मुश्किल हदफ को आसान बनाया। फिर इस नाकाबिल शिकस्त 58 रन की इनिंग्स का इख्तिताम भी हुआ और कहना चाहिए कि जबरदस्त किस्म की फतह भी क्वेटा के बहरहाल हिस्से में आई। सो मुकाबले जारी हैं। कुछ ना कुछ क्राउड के हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हैं, क्राउड नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इस पर आज जरा हमने दोबारा बात करनी है। कल हमें कुछ फैक्ट्स पता चले थे, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे चलकर अपने सेगमेंट में इन डिटेल्स। फिल वक्त अब सियासत में क्या हो रहा है, आप कहेंगे इतना कुछ बता के अब सियासत की बात करें, हम तो कर रहे हैं सियासत में, देखते हैं क्या हो रहा है। बड़ी खबर 302 अरकान ने हलफ उठा लिया। खतरनाक डिजिट है ना, कल कुछ लोग नहीं थे, इसलिए 302 लोग ऐसे थे जिन्होंने हलफ उठाया। कौमी और कौमी असम्बली के अंदर मुख्तलिफ MNAs ने मनाजिर कल इंटरेस्टिंग थे, सारा दिन हम आपको दिखाते रहे, जिसमें जब नवाज शरीफ साहब वहाँ पे आए तो नारे भी लगे, फिर कुछ लोगों ने उनके ऊपर मास्क भी उछाले, फिर जो रोल ऑफ मेंबर्स होता है उस पर सिग्नेचर्स किए मुख्तलिफ मेंबरान ने। आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, बिलावल भुट्टो भी थे, फजलुर रहमान साहब भी थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज भी थे। सो कल ये एक बड़ा जो हिस्सा है, एक बड़ा क्या कहना चाहिए, पुलसिरात उबूर हुआ। हलफ बर्दारी का पहला इजलास जो कि खटाई का शिकार था कि ये होगा या नहीं होगा, वो भी हो गया। इसके साथ साथ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान थे वो एहतजाज करते रहे कि जी हमारे हमारी जो सीटें हैं वो हमें नहीं दी गई पूरी, और हमारी जो मखसूस नशिस्तों के लोग हैं उसमें अली हमजा का नाम भी लिया गया कि वो वहाँ पर नहीं है। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात भी की बैरिस्टर गौहर साहब ने, जो कि बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन मुंतखब हुए हैं तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कल बात की, उन्होंने कहा कि हमारे मेंबरान नहीं हैं, उनके बगैर ये इजलास कैसे हो सकता है। तो इस पे भी हम बात करेंगे। और दूसरी बात, कल जब मौका मिला बोलने का, तो एक चीज़ मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस की तहरीक इंसाफ के हवाले से कि एहतजाज अपनी जगह, लेकिन तब्दीली नहीं आई, कहीं ना कहीं हम सिविलाइज्ड नहीं हुए। पहले इजलास के अंदर जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की, उन्हें बात करने दी गई हुकूमत की तरफ से, लेकिन जब हुकूमती नुमाइंदे ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हुए तो उस पर मुसलसल हूटिंग की गई और फिर इजलास को एडजर्न करना पड़ा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, जो स्पीकर साहब हैं उनकी तरफ से। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर भी हमने बात करनी है। और विद दैट, चूँकि आज स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को मुतवक्किल है और हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत साजी है उसके तमाम मराहल यके बाद दीगरे मुकम्मल हो रहे हैं। सवाल यहाँ पे लेकिन ये बनता है कि जो नई हुकूमत है, जिसको बेशुमार चैलेंजेस का सामना है, वो इनसे निमटने के लिए क्या तैयार है? क्या हुकूमत, जो मूडीज़ की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में अच्छी प्रेडिक्शन नहीं की गई है पाकिस्तान की आलमी रेटिंग को लेकर। हमने कल इस पर इन डिटेल्स परसों इनफैक्ट बात की थी। आम इंतखाबात के बाद इस वक्त जो सियासी जमातें हैं उनको किस हद तक अपनी मेच्योरिटी, पोलिटिकल मेच्योरिटी दिखानी होगी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ माजिद निज़ामी साहब मौजूद हैं, उनसे हम इसी पर राय लेते हैं। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हैं, उनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनसे बात करते हैं। माजिद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और सुबह बखैर आपको। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
जी बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आप। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो कल का जो प्रोसेस है, मैं इस पे ज़रा आपकी राय चाहता हूँ। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि आप बोलें और बोलने दें, यही शायद पार्लियामेंट की खूबसूरती है। अगरचे कि आपके अगर रिजर्वेशन हैं तो आप एहतजाज ज़रूर रजिस्टर करवाएं, लेकिन जब आप दूसरी साइड का मौक़िफ़ नहीं सुनेंगे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। यही बात कल बार बार स्पीकर कौमी असम्बली भी कहते रहे। कल के इजलास के अंदर जो मुख्तलिफ वाक़यात थे, आप इन्हें, एक तो माजी से कुछ मुख्तलिफ नहीं है, ऐसा हमने पहले भी देखा है, आप इन्हें 2024 की पार्लियामेंट होते हुए कैसे देखते हैं साहब? जी मुझे तो ऐसे लगता है क्योंकि पाकिस्तान में ऑपोजिशन करना ज्यादा आसान काम है, क्योंकि जवाबदेही नहीं होती, तो इसलिए ऑपोजिशन ऐसी ही वाकयात से फायदा उठाते हुए वहां पर माहौल को गरमाती है और अवामी जज्बात को सामने लेके आते हैं, लेकिन उसका ये तरीका दुरुस्त नहीं होता। हमने देखा कि 2018 की असम्बली जब स्टार्ट हुई उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। 2013 की असम्बली स्टार्ट हुई तो तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो ये चीजें मेरा ख्याल है पार्लियामानी रवायात का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें बजाते खुद एक रवायत बनती जा रही हैं। इससे ये होता है कि जो लोग इलेक्शन हार चुके होते हैं या इलेक्शन जीत कर असम्बली में नहीं पहुंच सके होते, या जिन लोगों को आवाम ने वोट दिया है और उस वोट की बुनियाद पे आने वाले हुकूमत नहीं बना पा रहे, तो ये एक तरह से उनके जज्बात का इजहार होता है और वो ये बता रहे होते हैं कि हम आने वाली हुकूमत को टफ टाइम देंगे, उनकी जवाबदेही का अमल बड़ा सख्त होगा, हम उनके ऊपर चेक रखेंगे। हालांकि अगर हम पूरी दुनिया में देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें, तो अपोजिशन का ये काम नहीं होता। वो हुकूमत के साथ साथ कैबिनेट के साथ साथ उनके शेडो मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें वो हर वजारत की कारकर्दगी के हवाले से तनकीद करते हैं और उसके ऊपर अपने रिपोर्ट्स लेके आते हैं, वाइट पेपर्स लेके आते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए यहाँ पे सियासी गर्मा-गर्मी और बयानबाजी से ही काम लिया जाता है। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन में बैठने जा रहे हैं और कल उनकी एक स्टेटमेंट थी कि हम असल में अवामी नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने किस पे राय में दी है तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि एक तो सियासत के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, तमाम हुकूमतों और तमाम लीडरशिप्स के साथ काम करने का तजर्बा रखते हैं तकरीबन, और उसके साथ साथ उनकी जो एजिटेशनल एक स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रीट पावर है, स्ट्रीट एजिटेशन या प्रोटेस्ट की, वो भी उनकी बड़ी तगड़ी है, उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तगड़ी फॉलोइंग है। तो ये सारे फैक्टर्स एक अच्छी ओपोजिशन के लिए ज़रूरी होते हैं, अच्छी ओपोजिशन करने के लिए। तो आपके ख्याल में बहुत टफ कंटेंडर हो सकते हैं ओपोजिशन के लिए हुकूमत के सामने, शहबाज शरीफ साहब के सामने आने वाले वक्त में? मौलाना, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? जी मैं इस डेवलपमेंट को इस चीज से मिला के देखता हूँ कि ये जितनी भी इलाकाई जमातें हैं या मजहबी जमातें हैं, जिसमें सबसे बड़ा नंबर एमक्यूएम के पास है, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान है, फिर बलूचिस्तान में अख्तर मैंगल है, महमूद अचकजई हैं, ये वो तमाम ऐसे लोग हैं जो गुज़िश्ता पीडीएम की हुकूमत में हुकूमत के साथ थे। लेकिन मसला ये है कि अब पीडीएम हुकूमत का और इन इंतखाबात के नताइज का बोझ इतना ज्यादा है कि वो उस बोझ के साथ मेरा ख्याल है कोई भी हुकूमत में आने को तैयार नहीं है, जिसको थोड़ा सा भी सेंसिटिविटी का अंदाजा है या उसे पता है कि अवाम इस हुकूमत को किस नजर से देख रहे हैं। दूसरा ये कि एक तो अवाम की नजर है, दूसरा ये है कि मुआशी मामलात के अंदर कितनी पेचीदगी है। इन दो पॉइंट्स को सामने रखते हुए कोई भी इस हुकूमत को चलाने के लिए या उसमें आने के लिए ज़हनी तौर पे शायद तैयार नहीं था। सो इसलिए ये जितनी भी इलाकाई जमातें या मजहबी जमातें हैं जिनके नंबर्स कम हैं, वो ऑपोजिशन में रहना ही पसंद करेंगी, अगरचे शहबाज शरीफ साहब की ये कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके आए ताकि वो असम्बली को और कैबिनेट को जरा अच्छे तरीके से चला सकें। तो अब देखना ये है कि क्या वो इनको कायल कर लेते हैं या फिर ये वाकई ऑपोजिशन में ही बैठेंगे। आपके ख्याल में कर लेंगे कायल? क्या लगता है आपको? अभी मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कोशिश तो बहुत की जा रही है। उसकी वजह ये है कि कैबिनेट एक ऐसी कायल करने का फॉर्मूला तो एक ही है ना कि काबीना में आ जाएं और हिस्सा ले लें। बिल्कुल, और उसकी एक्सटेंशन या उसकी तौसीक किसी भी वक्त हो सकती है। तो इसलिए ये कोई ऐसा मखसूस सीटों की तरह या नेशनल असेंबली की हलफ की तरह का मामला नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर बिल्कुल कोशिश जारी रहेगी। इन सारे मुआशी चैलेंजेस की बात करते हैं, एक तरफ हमें नवाज शरीफ साहब
परेशान और मायूस नजर आते हैं। सारी बातें, उनकी रिक्वायर्ड मेजोरिटी उनको नहीं मिली, अदरवाइज ही वाज सपोज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर। बाकी भी लोग तनकीद भी करते नजर आते हैं, सवालिया निशान भी हैं कि इस वक्त की कैसे हुकूमत आगे बढ़ेगी। और बहुत जो घाघ सियासतदान हैं या दानिश्वर हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते नजर आते हैं कि ये कंपनी चलती नजर नहीं आती इस सूरत हाल के अंदर। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे, वो उम्मीद की भी बात कर रहे हैं, वो होपफुल भी नजर आते हैं, वो फ्रंट फुट पे खेलने के लिए भी तैयार हैं ऐसे वक्त में जब, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग तो आने नहीं चाहते कि भाई ये तो बड़ी खतरनाक जगह है हुकूमत करना इस वक्त, जिस तरह की मुआशी सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब के माइंड में क्या चल रहा है? महज कुर्सी चल रही है कि मसनद इख्तिदार पे आके बैठ जाएंगे, या वाकई वो अपनी स्किल्स के ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं कि अब मैं 5 साल के लिए आऊंगा तो आई कैन शिफ्ट द व्हील? उसकी वजह यह है कि पहले उनके पास 16 महीने थे और वो एक ट्रांजिशनल पीरियड था। अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ये ख्याल है कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये नई इस्टेब्लिशमेंट है, इसका हमारे साथ मसला नहीं है, इसका इमरान खान साहब के साथ मामला है। तो इसलिए हमें वहां से भी एक मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। दूसरा ये है कि इलेक्शन अब हो चुके हैं तो हमारे पास एटलीस्ट एक लंबा अरसा है जिसके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसको अगर आप मियां नवाज शरीफ की उस स्टेटमेंट के साथ मिलाएं जिसमें उन्होंने कहा कि जी पहले 2 साल जरा मुश्किल होंगे, उसके बाद चीजें बेहतर होना शुरू होंगी, तो शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है कि वक्त के मुयस्सर होने की वजह से और इस्टेब्लिशमेंट के सेम पेज पे होने की वजह से वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं शायद चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जा सकूंगा। लेकिन इसी को हम एक हालिया फैसले से अगर जोड़ें, ये जो रात को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो हुकूमत को करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनकम जनरेट करना या टैक्स जनरेट करने का दूसरा कोई फॉर्मूला अभी तक लेकिन शहबाज साहब को तो हमारी शहबाज साहब को तो अच्छी प्रैक्टिस है पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने की। उन्होंने तो पिछले दौर में, जैसे कहते हैं ना हमारी पंजाबी जो कहते हैं अन्ने वाह, उन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं। सो आई थिंक ही हैज गॉट दैट एक्सपीरियंस, तो उनको कोई इतना ट्रबल होना नहीं चाहिए अब की बार। अच्छा, दूसरी तरफ ये एहतजाज की जो कॉल है तहरीक इंसाफ की, वक्त चूंकि कम है इसलिए सॉरी मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ा। एहतजाज की कॉल तहरीक इंसाफ तो कर ही रही है, लेकिन मौलाना भी मुतजज नजर आते हैं और मौलाना की स्ट्रैटेजी ऐसे लगता है कि इस दफा वो कोई मफाहमती पॉलिसी पे चल नहीं रहे हैं, अगरचे कि वो बातचीत कर रहे हैं। और ये खूबसूरती है कि आप अपना एहतजाज करें लेकिन बातचीत के दरवाजे बंद ना करें। तहरीक इंसाफ और JUI आपको सेम पेज पे नजर आते हैं बाय एनी मीन एहतजाज करते हुए, और क्या इस दफा मौलाना और तहरीक इंसाफ कंटेनर शेयर कर सकते हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि इस मरतबा जितने भी एहतजाज होंगे वो महज टोकन एहतजाज होंगे। उसकी वजह यह है कि स्पेशली 9 मई के वाक़े के बाद से ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसने ये फैसला किया है कि एहतजाज को एक हद से आगे नहीं लेके जाना। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो असम्बली के अंदर बिल्कुल एहतजाज करेंगे, उनके बाकी मुजाहरे भी होंगे, लेकिन ये तवक्को करना कि वो और मौलाना फजलुर रहमान मिलकर कोई ऐसी बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाएंगे जिसके अंदर जलाओ घराओ हो, हड़तालें हो और पहिया जाम हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजें अभी तक की सियासी सूरत हाल में नजर नहीं आ रही, क्योंकि हालात सबके सामने हैं, मईशत सियासत बिल्कुल एक सब कुछ रुका हुआ है। तो इसलिए ये सारे एहतजाज इस हद तक तो जरूर होंगे कि पार्टियों का मौकफ पहुंचाया जाए, अवाम के सामने अपनी बात रखी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़कर कोई मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ का अलायंस बनेगा और वो कोई बड़ा काम करेंगे। अच्छा, दूसरा MQM का फैसला जो मैं अब तक, अब एक तो ये कि हर लम्हे खबर चेंज हो रही होती है, हम खबर देखते हैं बीच में गैप आता है, कोई और खबर आ जाती है। जो लास्ट मैंने देखा उसमें यह है कि MQM पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाह रही प्रेसिडेंसी के ऊपर, और वजीर आजम के लिए वो नून लीग को वोट तो देना चाह रहे हैं लेकिन कैबिनेट में नहीं आना चाह रहे। MQM की पॉलिटिक्स किसी बंद गली में तो नहीं पहुंच गई, चूंकि मैंडेट तो उनको मिल गया, सीट्स भी अच्छी मिल गई, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, और वो नहीं होंगी तो दे वुड नॉट बी एबल टू सर्व कराची के लोग, और अपना वोट बैंक वापस नहीं ले पाएंगे। उनकी कुछ ऑडियो लीक्स भी इसकी गमाजी करती हैं, मुस्तफा कमाल की और कामरान टिसोरी की। इस पे आप MQM की पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? जी, वो मुख्तसरन इसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि कौमी असम्बली की नंबर गेम ऐसी नहीं है कि जिसमें MQM कोई डिसाइडिंग फैक्टर हो, जिस तरह हमने ये चीज पहले भी देखी। दूसरा ये कि MQM इस टाइम किसी भी टियर ऑफ गवर्नमेंट पे नहीं है। कराची की मुकामी हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, कराची और सिंध की जो सूबाई हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के पास है। तो इसलिए अगर MQM वफाकी हुकूमत में भी नहीं आएगी तो वो बिल्कुल उनके लिए, उनके वोटर्स के लिए मायूसी होगी, और उनके हाथ में कोई डेवलपमेंट की चीजें, कोई परफॉर्म करने की चीजें नहीं होंगी। ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि MQM बहरहाल बेहतर मैनेज करके
अपने आप को रेलेवेंट रखेगी। उसकी वजह ये कि निचले 2 क्वार्टर्स में तो वो नहीं है, हायरार्की जो बनती है ना वो मुकामी हुकूमत में है ना वो सूबाई में है। तो अगर आप वो मरकजी में भी नहीं रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए ये अफोर्डेबल नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त उनके खासे सख्त बयानात या मुतालबात हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें मैनेज हो जाएंगी और एमक्यूएम के लिए बेहतर यही होगा कि वो हुकूमत में ही रहे। तो अल्टीमेटली आप ये समझते हैं कि थोड़े पे ही उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? वो जो 4-1 की रेशो है कि वो 4 वजारतें मांग रहे हैं और नून लीग शायद 1 देना चाह रही है, यानी कि थोड़े पे इक्तफा करना पड़ेगा रेलेवेंट रहने के लिए, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। उसकी वजह ये कि अगर वो वहां से भी आउट हो जाते हैं उसके बाद फिर वो अपने वोट बैंक को कहां से जवाब देंगे या उनके लिए ऑपोजिशन करना है उनके लिए खासा मुश्किल है। हमने देखा है कि 20-25 साल के अंदर, उससे पहले ये दुरुस्त है कि 90 की दहाई में वो ऑपोजिशन करते थे जी। लेकिन पिछले 25 साल के अंदर एमक्यूएम के लिए ऑपोजिशन करना अब जरा मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई साहब थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए और आपने अहम मौज़ूआत के ऊपर हमारे सामने अपना तबसरा रखा। माजिद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, जो जोड़ तोड़ है, इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें उनकी लीडरशिप क्या सोच रही है, हमने इस पर बात की। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और एक अहम शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ट्रैवल रीडर्स के लिए, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों के लिए तो अहम है ही, एक्सप्रेसो के लिए भी बहुत अहम है। हमने जिक्र करना है जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का, जिन्हें आप हमारे एक्सप्रेसो में भी देखते हैं, फिर कारवां सराय में हर इतवार 8:05 पे उनको देखते हैं। हमारा फ्लैगशिप शो है जो वो करते हैं। आज मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब अपनी सालगिरह मना रहे हैं। इट्स हिज 85th बर्थडे इन 1939। आज ही के दिन पैदा हुए और मुख्तलिफ सफ़रनामे हों, किताबें हों, अदबी तसानीफ़ हों, अपनी मिसाल आप हैं। जो भी लिखा कमाल लिखा और अभी तक माशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की 50वीं सालगिरह, तो हमने ज़रूरी समझा कि हम ऑन स्क्रीन तारड़ साहब को विश करें। हमारी ढेर सारी दुआएं हैं उनके लिए, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। उन्होंने ये कहा जा सकता है कि जिस शोबे में भी तारड़ साहब ने कदम रखा उसमें नाम कमाया। वो नावल निगारी हो, वो सफ़रनामा निगारी हो, कॉलम नवीसी हो, टेलीविज़न की मेज़बानी हो, ख़ास तौर पे मॉर्निंग शोज़ उनकी वजह शोहरत बने। और चाचा जी को कौन नहीं जानता, दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी हैं, इवन पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी लोग हिंदी या उर्दू बोलते हैं या समझते हैं, वो तारड़ साहब की शख्सियत से वाकिफ़ हैं कि किस कदर कमाल तरीके से उन्होंने जिस भी काम को छेड़ा, जिस भी काम पे हाथ डाला, उसे कमाल तरीके से किया। इसके अलावा अगर हम बात करें उनकी जो ड्रामा लिखने की सलाहियतें हैं या अदाकारी एक्टिंग स्किल्स हैं, उसमें भी तारड़ साहब ने अपने आप को मनवाया है। खैर हर शोबे के अंदर ही एक बेहतरीन काम किया और अनमिट नकूश छोड़े हैं, ये भी कहा जा सकता है। और किस चीज़ की हम बात करें और किस चीज़ की बात ना करें, हमारे नज़दीक एक बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा नाम है। हमारी दुआ है कि वो ऐसे ही फ़न की खिदमत करते रहें और हमारी कोशिश भी है साथ साथ कि उनका जो फ़न है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से, चाहे वो एक्सप्रेसो हो, सफ़र शर्त हो, निकले तेरी तलाश में हो, इसके ज़रिए, वकार मलिक साहब के ज़रिए, या फिर उनके अपने प्रोग्राम कारवां सराय के ज़रिए आप तक पहुँचता रहे और हमें उससे सीखने का मौका मिलता रहे। सो हैप्पी बर्थडे द लेजेंड मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। ऑल आर बेस्ट विशेस विद यू। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी हेल्दी लाइफ हो, आप मज़ीद जिएँ और प्रोडक्टिव जिएँ कि आप अब तक जीते आए हैं। इस दुआ के साथ ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अब सना हमायों के साथ देखते हैं इस्लामाबाद में 4 बाग के मौजू पर हुई दिलचस्प तस्वीरी नुमाइश का अहवाल। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सना हुमायूं एंड वेलकम टू फ्लैग्स। आज मैं मौजूद हूँ एक खूबसूरत एग्जीबिशन में जिसका नाम है 4 बाग। इस नाम के कॉन्सेप्ट से ही समझ आ रहा है कि तमाम तर आर्टिस्ट जो हैं अपने आर्ट के ज़रिए 4 बाग के कॉन्सेप्ट को बयान करने की कोशिश करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या कौन कौन से आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस तरह से अपने आर्ट के ज़रिए इस कॉन्सेप्ट को बयान करेंगे, तो ये सब देखने के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। Now I think it's interesting that you're having me in this exhibition 4 बाग। मुझे पाकिस्तान में 1.5 साल हो चुका है और मुझे मुख्तलिफ नुमाइशों में शिरकत की दावत मिलती रहती है, लेकिन मैं हमेशा मना कर देता हूँ। लेकिन जब मुझे 4 बाग एग्जीबिशन में दावत दी गई तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया और मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान में 1.5 साल गुजारने के बाद मैं इस काबिल हो गया हूँ कि पाकिस्तान के आर्ट पर बात कर सकूँ। really sort of
an important part. यहाँ पर मौजूद आर्ट वर्क बहुत ही जबरदस्त है। मुझे तमाम फनकारों के फन पारे बहुत पसंद आए। जन्नत के तस्वुर पर इस नुमाइश में शिरकत करना मेरे लिए एजाज की बात है। Completely something lost, and we still miss it. And जन्नत का तस्वुर बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले मुख्तलिफ रिवायात को फॉलो करते हैं। the painting, the place where you, us, we might believe we'll be close to God, but we don't depict it in any particular way. क्लाउडिया के साथ जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान में कम बेश 10 साल से मकाम पजीर हैं। क्लाउडिया, इट्स लवली टू नो दिस दैट यू आर लिविंग इन पाकिस्तान सिंस आप 10 साल से पाकिस्तान में सहाफत कर रही हैं। अभी तक पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा कैसा है? बट लेट मी आस्क यू फर्स्ट, हाउ वाज योर स्टे इन पाकिस्तान सो फार? Well, I had a good experience of staying in पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। मैं पाकिस्तान में बहुत खुश हूँ। ये बहुत खूबसूरत और डाइवर्स मुल्क है। I think it's the greatest wealth of this place. Hopefully, and being a journalist, I hope so जबरदस्त। that you have एक सहाफ़ी होने के नाते all आपने the good, पाकिस्तान all के the मुख्तलिफ bads, पहलू all देखे the होंगे। cultures, and you have been introduced to all parts of the society as well. Well, I have not seen everything yet. I have. मैंने सब कुछ तो अभी नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड्स बहुत ज़्यादा घूमी हूँ। पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए 10 साल नाकाफ़ी हैं। That it's just the beginning of my journey. But definitely, Pakistan is a beautiful country, and you can always enjoy the sightseeing here. Let's come back here where we are standing अब right बात now. करते हैं इस नुमाइश की। बेशुमार फनकारों ने अपने आर्ट वर्क डिस्प्ले किए हुए हैं। आपको ये चाहरबाग नुमाइश कैसी About लगी? art, and how have you find this exhibition? I really love this exhibition, and I feel it really brings forward that idea of. ये नुमाइश बहुत अच्छी लगी मुझे। जन्नत के तस्वुर को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है। सहाफ़ी होने के नाते चहार बाग के आइडिया पर काम करना बहुत अच्छा रहेगा। मुझे बागात और उनके डिज़ाइंस में शुरू से ही दिलचस्पी रही है। इस गैलरी में मुझे बागात से मुतालिक नए नए आइडियाज़ मिले हैं। यहाँ पर जन्नत के तस्वुर को इस्लामी रवायात के मुताबिक बयान किया गया है, जो बहुत ज़बरदस्त है। मुझे तो इस नुमाइश में बहुत मज़ा आ रहा है। They are very traditional art that is associated with Islam, but they're also very intimate because they draw us into the picture and invite a closer look. So I'm really enjoying this exhibition. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने वाली एक यंग आर्टिस्ट सकीना। और सकीना, आपका काम मैंने देखा, मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा है, और जैसे कि चाहरबाग इस एग्जीबिशन का नाम है, तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज़ द एनालॉजी बिहाइंड दिस होल कॉन्सेप्ट। Thank you so much for being here and asking me this question. My name is Sakina Akbar and मैंने जो काम किया, जो मैंने टेक्निक यूज़ की है, वो हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग की टेक्निक है, मिनिएचर टेक्निक। और जो हमारी थीम है, जैसे आपने मेंशन किया, चाहरबाग है, जो अल्लाह ताला ने हमें ये प्रॉमिस किया है कि जो जो चीज़ें हमें मिलेंगी जन्नत में, तो उसकी डिपिक्शन है। और ये ट्रेडिशन रहा है मिनिएचर पेंटिंग्स में शुरू से, पुरानी पेंटिंग्स में भी, कि हम उनको बनाते रहे हैं। तो सिदरतुल मुंतहा का जिस तरह ज़िक्र है, या सब्ज़ कपड़ों का ज़िक्र है, सोने के कंगन बताए गए हैं, तो वही मैंने अपने आर्ट वर्क में उसको बनाया है। अच्छा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और ये कि आर्ट डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक, कोई रैशनैलिटी, कोई ना कोई सोसाइटी का ऐसा टैबू या कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर डिपिक्ट करता है जिससे मुझे लगता है कि जैसे रूह की बेदारी हो जाती है। तो ये तो बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट हुआ। अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि यंग आर्टिस्ट का फ्यूचर इस पाकिस्तान में एज अ यंग आर्टिस्ट जिस तरह से आप हो, क्या देखती हो, और आपको क्या लगता है कि क्या क्या मज़ीद प्लेटफॉर्म्स या अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जिससे आर्ट जो है वो क्योंकि आर्ट इज़ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव, आर्ट आपकी सोसाइटी के ओपिनियंस को बदल सकता है, तो क्या आप समझती हैं कि किस तरह से आर्ट को मज़ीद प्रमोट करें? बिल्कुल, आर्ट एक थेरेपी है, एक थेरेपी की तरह काम करता है, और उसको देखना भी आपकी एस्थेटिक्स को भी सुकून देता है, और जब आप कर रहे होते हैं तो इट्स लाइक अ मेडिटेशन।
और जब आप पढ़ रहे होते हैं, अगर आप कोई ऐसा लिटरेचर पढ़ रहे हैं उसके साथ आर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल परफेक्ट थेरेपी है आपके लिए। सो आई विल रिकमेंड एवरीबडी कि बेशक आप हॉबी आर्टिस्ट के तौर पे काम करें, प्रोफेशनली करें, बट डू एक्सप्लोर आर्ट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुंदस असफर के साथ, जो कि इस शो की आज क्यूरेटर भी हैं और वन ऑफ द आर्टिस्ट भी हैं। सुंदस, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट कहूँगी फॉर अ वंडरफुल डिपिक्शन ऑफ आर्ट। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस कॉन्सेप्ट जो चार बाग है, क्या कॉन्सेप्ट है और आज आपने इस आर्ट के ज़रिए क्या बयान करने की कोशिश की है? ये गार्डन ऑफ पैराडाइज का आइडिया है और चार बाग जो है बेसिकली इस आइडिया से निकला है कि लव्स चार which means four and बाग मतलब गार्डन। सो जो है गार्डन ऑफ पैराडाइज, एंड आई थिंक ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक रहा है जिसको आर्टिस्ट ने आर्ट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिपिक्ट किया है। और स्पेसिफ़िकली इस शो में आर्टिस्ट ने मुख्तलिफ़ तरीके से इसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है। एक आर्टिस्ट है सना दुरानी, उन्होंने शालीमार गार्डन की एक्चुअल डिपिक्शन के ऊपर डिफरेंट इमेजेस को जक्सटापोज करके लाइट बॉक्सेस के थ्रू इमेजरी को दिखाया है। मुराद खान मुमताज़ ने चार बाग की एक्चुअल डिपिक्शन जो है वो मिनिएचर पेंटिंग के थ्रू की है। कुछ आर्टिस्ट के लिए बहुत ही मेटाफोरिकल है और कुछ आर्टिस्ट के लिए जो है बहुत ही लिटरल तरीके से उन्होंने गार्डन ऑफ पैराडाइज या जो जन्नत का कॉन्सेप्ट है उसको बयान करने की कोशिश की है। आई होप कि आज का ये एग्जीबिशन आपने इन्जॉय किया होगा। मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तस्वीरी नुमाइश का अहवाल आपने देखा सना हमायूं के साथ। उम्मीद है सेगमेंट आपको अच्छा लगा है। हम इससे पहले कि आगे बढ़े, हमारे पास दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हमने आपको दिखानी है। एक तो हम रमज़ान बाजार के बारे में आगे जाके बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त मौसम का तस्करा बहुत ज़रूरी है चूँकि कराची में बारिशों की उम्मीद है। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हम अलर्ट हैं। हमने कहा ज़रा इस पर तफसील ले लें कि क्या है। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं महकमा मौसमियात से। उनकी ज़रा ओपिनियन ले लेते हैं कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है ताज़ा तरीन को लेकर। सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच और सुबह खैर, आपने हमें ज्वाइन किया। जिस तरह हुकूमत इस वक्त अलर्ट है बारिशों को लेकर, थोड़ा समय हमारे सामने पिक्चर रख दीजिए। कितनी शदीद बारिशें हो सकती हैं और क्या कोई हंगामी सूरत हाल भी हो सकती है खुदा न खास्ता? सरदार साहब अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, ऑडियो नहीं आ रही है आपकी, शायद म्यूट है माइक आपका। बोलिएगा प्लीज। जी प्लीज जारी रखिए। आ रही है आवाज? जी आ रही है। ओके जी असल में जो आपने देखा पिछले 3-4 दिनों से बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बहुत तेज स्पेल हुआ बारिश का, खासकर गवादर और केच डिस्ट्रिक्ट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी गुज़श्ता शब जो कल्लात खुजदार इन तमाम इलाकों में बड़ी तेज बारिश हुई है। और गवादर में तो जाहिर है कि फ्लडेड हो गया पूरा का पूरा शहर। तो बड़ा स्ट्रांग सिस्टम है जो इस वक्त भी मौजूद है बलूचिस्तान के वस्ती और नीचे जनूबी हिस्सों पर। वही बादल आगे या वही सिस्टम बढ़कर आगे सिंध की कुछ एरियाज में भी दाखिल होगा आज। तो कराची में भी कुछ तेज स्पेल मुतवक्की है। अब आफ्टरनून से 12 बजे शुरू होती है, किस वक्त शुरू होती है, लेकिन कुछ 1 या 2 स्पेल ऐसे हो सकते हैं कि जो निस्बतन तेज स्पेल होंगे, लेकिन उतनी शिद्दत इस सिस्टम की नहीं होगी जितनी कि बलूचिस्तान की तरफ जिस शिद्दत से बरसा है पिछले 3 दिनों में। लेकिन फिर भी कराची में भी आपको पता है ये कोस्टल सिटी, चूंकि सिस्टम की जो वो है आपकी एक्सटेंशन है वो खासी लैंड से लेकर नीचे समंदर तक उसकी फैली हुई है और समंदर से मुसलसल मॉइस्चर उसको मिल रहा है अरेबियन सी से। तो इस लिहाज से टू बी अनसेफ साइड किया होगा गवर्नमेंट ने। तो ये कि उतनी मतलब अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन चंद एक जो नशेबी इलाके होते हैं वहाँ पर कराची में आधे घंटे में 30-40 मिलीमीटर बारिश अगर हो जाए तो ये स्पेल चलेगा कितनी देर सरदार साहब, कितना लंबा चल सकता है ये?
कराची के लिए या बकिया सिंध के लिए भी ना आज शाम तक है ज़्यादातर एरियाज के लिए। कुछ एरियाज में फिर रात गए तक है, यहाँ से तो फिर कल सुबह के बाद क्लियर हो जाएगा मौसम। अच्छा। लेकिन आपके पंजाब के बेशतर इलाकों में, फिर केपी के बेशतर इलाकों में, उधर खासकर शुमाली पंजाब और केपी तकरीबन पूरा ही, उसमें बहुत तेज़ बारिशें हैं, खासकर केपी के जो शुमाली इलाका जाते हैं। अच्छा अच्छा जी, वादी सवात हो गया और दूसरे दीर चतराल और पूरा मलाकंड डिवीजन आप कह सकते हैं, उसमें खासा तेज स्पेल है। इसी तरह से हज़ारा साइड पे कागान, नारान और उधर भी खासा तेज स्पेल है। तो ये चूंकि वीकेंड भी है और लोग बहुत से वीकेंड पे ट्रैवल भी करते हैं शुमाली इलाका जात की जानिब, सो एहतियात ज़रूरी है, इसका मतलब है आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इंसिडेंटली वीकेंड पे हो रही है और बहुत खासी तेज़ बारिश है और इसी तरह से स्नोफॉल भी बड़ी हैवी स्नोफॉल है पहाड़ों पर, उस पे केपी के पहाड़ों पर और उस तरफ मरी साइड पे भी और कश्मीर पे। ओके ठीक है सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सरदार सरफराज साहब हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ शदीद बारिश हो सकती है अगले 2-3 दिनों में। अगर आपका जाने का प्लान है तो एहतियात कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम बल्कि आगे बढ़ ही जाते हैं, रमज़ानुल मुबारक की बात हमने करनी है, उसकी आमद है। सब्ज़ी मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है, हमें तड़के के अंदर सिकंदर भट्ट साहब बता रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेसो की सुबह तड़के मैं हूं सिकंदर भट्ट। पंजाब में नई सियासी हुकूमत की तश्कील के बाद आज ये हमारा पहला विजिट है सब्जी मंडी का। मैं मौजूद हूं लाहौर की सिंहपुरा मंडी में और अब हम यहां जानेंगे कीमत, कफ़ायत और कारोबार के एतबार से मंडी में क्या सूरत हाल है। मेरे साथ रहिएगा। टमाटर 90 रुपए किलो साहब जी। टमाटर पहले नालों महंगा होया कि सस्ता होया? पहले ना महंगा आया, 20 रुपए किलो ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿਉਂ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਾਂ, ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲੰਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। लो जी, ये खुशखबरी भी आप सुन लें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में माह रमज़ान के आने से कबल ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। बड़ी लंबी चौड़ी माशाल्लाह खरीदारी की है आपने, तो कुछ कीमतों में फ़र्क आया? हाँ आया। क्या आया? कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कुछ महंगी हैं। कौन कौन सी महंगी हुई हैं, कौन कौन सी सस्ती हुई हैं? भिंडी फिलहाल महंगी है। प्याज महंगा हुआ है। प्याज 150 रुपए, 180 रुपए किलो। इतना फ़र्क है आपके मोहल्ले में खरीदारी करें अगर आप यहाँ पर? ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 10-20 रुपए का फर्क है। माँ जी, आप आने वाले दिनों के लिए कुछ पुर उम्मीद है? नहीं, मैं कोई उम्मीद नहीं हूँ, हमारे हालात इतने ख़राब हैं, पहले भी ऐसे थे अब भी ऐसे हैं। अब तो हमारे सूबे में खातून वज़ीर आला बनी है, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि वो ख़वातीन के लिए कुछ स्पेशल इक़दाम करेंगी? वोट तो हमने दिए ना, वोट तो दिए। अगर हमारे महल्ले में गैस नहीं है, पानी नहीं, उधर हालात इतने ख़राब है। उधर महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? अब मुझे लगता तो नहीं। कोई फर्क पड़ा है रेटों का? रेट अब होना शुरू हो गए हैं। आप होने शुरू हो गए? हाँ जी। हमने तो सुना था कम हो रहे हैं। नहीं, वो कोई चीज़ें जो मंडी में ज़्यादा आई हुई ना, तो वो तो कुछ लेस है, जैसे ये मटर है, इसलिए 5 किलो ले लिए। मटरों का तो मैंने सुना लोग बाहर अपना ही रेट दिए जा रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, लेकिन ये कि कुछ इसमें रिलीफ है, बाकी प्याज नहीं सस्ता हो रहा। प्याज में अभी छोटा किधर है? ओहो, मेरी बेगम ही गायब हो गई। बेगम गायब हो गई, देखो 10 यार हो गई। इधर ही है तो वो ना 150 रुपए का छोटा प्याज। आप बेगम के मशवरे से खरीदते हैं कि खुद खरीदते हैं? घर जाके झड़के पाती, जितनी मर्जी अच्छी चीज लेके जाएं, यकीन करें। वो साथ इसीलिए लेके आती है कि अगर जो भी होगा ना उसकी मर्जी से होगा, घर जाके सुननी नहीं पड़ेगी। घर की मालिक खातून है। यकीन करें, 58 एज हो गई है, तो उनसे डर लगता है, क्योंकि आप सोना भी लेके जाएंगे उन्होंने कहना ये क्या उठा ले। आप जो मर्जी ले कहते चलो सुकून है यार, 2 मिनट की खपाई है, लेकिन ये होगा कि बाद में सुननी नहीं पड़ेगी। हैप्पी लाइफ जी। गाजर तो सस्तियां मिलिया ने, पर होर चीज़ों को अग लगी रही। केड़ी शय महंगी मिली है? भिंडियां 200 रुपए 80। तुसी की खरीदया? मैं सब्जी खरीदी है, पालक शलजम। पालक और शलजम पहले नालों सस्ता मिलिया कि महंगा मिलिया? हाँ फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क है जी। की सूरत हाल है मंडी कारोबार शारोबार दी? मंडी कारोबार कोई नहीं का। कारोबार कोई नहीं है? कोई कारोबार नहीं का। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ अच्छा रुझान चल रहा है मंडी? नहीं, कोई कारोबार नहीं का। केड़ी सब्जी महंगी हुई है ते केड़ी सस्ती हुई है? 700 700 सारे महंगे हैं।
ਸਸਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਵਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਕਾਰ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰੋ। वीरान और बंजर पड़ी हुई ज़मीनों को आबाद किया जाए ताकि फसल ज़्यादा हो। जब चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, आप आइटम कम हो जाएगी। प्याज पहले कितने का था? पहले तो 1100-1200 रुपए धरी बिकता थी, आज 10 दिन पहले हूं 16 होया है। ले जी, आज की ताज़ा खबर है, प्याज की दड़ी 300 रुपए सस्ती हो चुकी है। हाँ जी, 100 रुपए किलो दी गोभी। 100 रुपए किलो गोभी? हाँ जी। पहले कितने की किलो मिलती थी? पहले से 100-150 से आ गई थी ना, 200 से आ गई। गोभी 50 रुपए सस्ती हुई है जी। कौन कौन सी सब्जी सस्ती हुई है? मटर सस्ते हुए हैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये कमी सीजनल लग रही है कि हुकूमत की कोई पॉलिसी लगती है आपको? हुकूमत की नहीं, सीजनल लग रही है। अभी आपको हुकूमत से तवक्को ही नहीं है कि वो आम कब लग रहेगी? लगेगी इंशाल्लाह, मरीम नवाज आ गई है तो होगा, फर्क तो पड़ेगा। हालात बेहतर हो रहे हैं वैसे अगे नालों, काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। मंडी के हालात भी बेहतर होए ने? हाँ जी, मंडी के भी बेहतर होए ने। अदरक इतने 1000 रुपए किलो सी, माशाल्लाह हुण 400 रुपए किलो देता है। 600 रुपए किलो अदरक में कमी। और कौन कौन सी सब्जी सस्ती हुई है? सारी सब्जी थले आ रही हैं। शलजम 20 रुपए किलो होगा, पहले कितने के थे? 200 रुपए किलो। गुड। और 20 रुपए किलो आम हुए, पहले गाजर जी 20 रुपए किलो है। आप महीने में कितनी बार आती हैं मंडी? हम 2-3 दफा आ जाते हैं। इधर पास में ही रहते हैं आप लोग? बुगानपुर हम रहते हैं। तो राशन में कोई फायदा हो जाता है मंडी में आने से? थोड़ा सा फर्क है, इतना ज्यादा नहीं है। सब्जी मंडी में आने का भी कोई फायदा नहीं है। आप मंडी के करीब कहीं रहती हैं? हाँ जी, करीब ही रहते हैं। हफ्ते में कितनी बार आप मंडी आती हैं? मैं डेली आती हूँ। डेली आती हैं? आपके मोहल्ले की निस्बत यहाँ के दुकानदारों ने की सब्जियों की कीमतें तो कम ही है ना? नहीं, कोई कीमतें कम नहीं है। साल से हम आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जैसे पीछे प्याज 250-300 तक 400 तक पहुँच चुका था, अब ज़रा सा रेट मुनासिब हुआ है। लेकिन जिस लिहाज से बाहर हर चीज़ में महंगाई है, उस मुनासिब से तो ऐसी सब्जी मिलनी है, जाहिर है। नई बनने वाली सियासी हुकूमत के लिए बतौर शहरी आप क्या उनको अपील करना चाहेंगी? मैं तो उन्हें यही करना चाहती हूँ, सबसे मेन चीज़ होती है गरीब के लिए खाना। अपने बच्चों को कम से कम खाना तो मुहैया कर सके ना। गरीब आदमी को प्रायोरिटी या उसको तवज्जो देने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? महंगाई दूर होनी चाहिए। देखें ना, गरीब तबका कहाँ से खाएगा? सारे तो एक जैसे नहीं ना होते, लेकिन ये कि गरीब आदमी के लिए रोटी खाना बहुत मुश्किल है। आप देखें, अक्सर खबरों में सुनते हैं जी खुदकुशी कर ली, बच्चों को भी जहर दे दिया, खुद भी मर गई। क्या हो रहा है? हुकूमत देख नहीं रही, सब कुछ नज़र आ रहा है। उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं और गरीब का बच्चा खुदकुशियों से जान दे रहे हैं। कितने साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं। कौन कौन सी सब्जी इन दिनों में सस्ती हुई है? इन दिनों में सिर्फ गोभी सस्ती हुई है, गाजरें। और महंगी कौन? गाजर शलजम। गाजर शलजम गोभी। और महंगी कौन कौन सी हुई है? महंगी कोई भी नहीं अभी हो रही, मेथी भी सस्ती है जी। तो ये था आज सुबह तड़के तड़के मंडी का विजिट। यहाँ पर लोगों का मानना है कि कुछ सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है और कुछ सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। बहरहाल अगर हम लुबे लुबाब बात करें तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि कीमतों में कमी के हवाले से मंडी में एक मुस्बत रुझान है। तड़के तड़के से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अक्सर शायर और अदीब अपनी लिखाई में अपने जज्बात की अक्कासी के लिए तितलियों को बतौर तशबीह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रंग बिरंगी सी नन्ही मुन्नी सी तितलियां खूबसूरती की अलामत कहलाती हैं। जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो आप बागों में इन तितलियों को उड़ता हुआ देखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको तितलियों के घर में लेकर चलते हैं, जहां पर हम आपको मुख्तलिफ इक़साम की रंग बिरंगी तितलियां दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि आखिर इनकी नशोनुमा कैसे की जाती है, और अगर आप इनको घर में पालना चाहते हैं तो इसका क्या तरीकाकार है। तो आइए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? मैं
वो आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नाज़नीन साहिबा, जो डिप्टी डायरेक्टर PHA होने के साथ साथ सीनियर एंटोमोलॉजिस्ट भी हैं, जिनसे आज हम इस तितली घर के बारे में जानेंगे। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि एक साइंटिफिक वे में अगर आप बटरफ्लाई को डिफ़ाइन करें तो किस तरह से करेंगे? देखिए, साइंटिफिकली देखें तो बटरफ्लाई का एक पूरा लाइफ साइकिल है। बाद औक़ात लोगों को लगता है कि बटरफ्लाई जो है वो सिर्फ ब्यूटीफुली आपको जो नज़र आती है वही है, लेकिन बेसिकली इसकी 4 स्टेजेस हैं। इससे पहले हमें एग्स हैं, कैटरपिलर हैं, उसके बाद प्यूपा स्टेज है, और फिर उसमें से बटरफ्लाई इमर्ज होती है। बटरफ्लाई की अपनी लाइफ अगर देखी जाए तो वो बहुत कम होती है, लेकिन लाइक 10 to 15 डेज। कुछ बटरफ्लाइज ऐसी हैं जो 20 to 30 डेज तक भी जाती हैं, लेकिन इसका जो पूरा साइकिल है वो एग स्टेज से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज हम ये कोशिश करेंगे आपसे जानने की कि एक तो हम इसके पूरे साइकिल को भी समझ लें, अपनी ऑडियंस को भी समझा दें, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो रंग बिरंगी सी तितलियाँ खूबसूरत सी मौजूद हैं हम वो भी देखेंगे। वैसे आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे 7-8 साल हो गए PHA में सर्व करते हुए। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि इसकी 4 स्टेजेस होती हैं बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल की, तो एक तो मुझे उन स्टेजेस के बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि हर स्टेज पर कितना टाइम पीरियड जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, ये भी हमारा जो है ना तमाम बटरफ्लाई स्पीशीज़ का डिफरेंट होता है। अभी आजकल हमारे पास कैबिज वाइट है, इसका लाइफ साइकिल बहुत फास्ट है, ये जल्दी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। कुछ बटरफ्लाइज 1 मंथ ले जाती हैं, और नॉर्मली अगर देखें एग्स पे अगर हम ऑन एवरेज बात करें तो 3 to 5 डेज, मैक्सिमम 7 डेज तक एग से कैटरपिलर बन जाते हैं। कैटरपिलर स्टेज में भी मजीद 4 to 5 सब स्टेजेस होती हैं। स्मॉल साइज़ कैटरपिलर होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर मोल्टिंग होती है, एक्डाइसिस होती है, फिर और बड़े होते हैं। तो 4 स्टेजेस के बाद ये उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं प्यूपा में। ठीक है, प्यूपा से फिर जो है वो बटरफ्लाई इमर्ज होती है, उसमें भी 5 to 7 डेज एवरेज लग जाते हैं, कुछ में 8 to 10 डेज भी हो जाते हैं। स्पीशीज टू स्पीशीज साइकिल वेरी करता है। ठीक है, अच्छा, जैसे अभी आप स्पीशीज का जिक्र कर रही हैं, तो आप लोगों के पास यहाँ पर बटरफ्लाई की कितनी स्पीशीज मौजूद है? अभी करंटली हमारे पास सीजन स्विच हुआ है, तो हमारे पास कैबिज वाइट है। विंटर सीजन में कैबिज वाइट हमारे पास होती है, आ जाएगी, प्लेन टाइगर आना शुरू हो जाएगी, सल्फर आ जाएगी, लिटिल येलो आ जाएगी, तो 5 to 7 स्पीशीज़ का बैड हो जाएंगी। ओवरऑल जो हमने कलेक्शन की है बटरफ्लाइज की, वो हमने 30 स्पीशीज़ तक की हुई है फील्ड में से। जो हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं वो हम 7 स्पीशीज़ यहाँ पे इंटरनली प्रोड्यूस कर लेते हैं। अच्छा, क्या बटरफ्लाइज में साइजेस भी वेरी करते हैं स्पीशीज? जी बिल्कुल करते हैं। जैसे लिटिल येलो बड़ी स्मॉल सी होती है, एक इतनी स्मॉल बटरफ्लाइज है वो पकड़ी भी नहीं जाती। ब्लू साइकाइडस को कहते हैं, कंगी पाम को वो नुकसान पहुँचाती है वैसे, तो वो पकड़ी भी नहीं जाती हैं। कुछ हमारे पास होती हैं जो मरी के एरिया से आती हैं, ब्लैक कलर की, कॉमन विंडमिल्स उनको बोलते हैं, उनके साइजेस बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, मुझे ये आपके पीछे ये नजर आया है, यहाँ पे ऑरेंजेस रखे हुए हैं। जी, तो मुझे ये बताएं कि किस पर्पस की, ये उनकी खुराक है? जी, ये बटरफ्लाइज को, क्योंकि जो कैटरपिलर्स हैं वो तो प्लांट्स पे फीड करते हैं। ठीक है, जो बटरफ्लाइज हैं उनको हमने नेक्टर सोर्स देना होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स और या सीजनल फ्रूट, शुगरी सिरप। तो मुझे ये बताएं, यहाँ पे जो डिफरेंट ये पौधे लगे हुए हैं, इनको लगाने का क्या मकसद है? यहाँ पे हमारे पास जो है ना 3 किस्म के प्लांट्स लगे हुए हैं। एक हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ये इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए। एक होस्ट प्लांट्स हैं। होस्ट प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बटरफ्लाई की स्पीशीज स्पेसिफिक है अपने होस्ट प्लांट। अगर उसको अपना होस्ट प्लांट नहीं मिलता तो वो एग लेइंग नहीं करती। अच्छा, ये जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, क्या इनको टेम्परेचर जो है वो सेम ही चाहिए होता है या हर स्पीशी का वेरी करता है? नहीं, टेम्परेचर ओवरऑल हमारी ऑप्टिमम कंडीशन है कि हमने 28 to 35 के दरमियान इधर मेंटेन करना है। तो ये वो बटरफ्लाइज हैं जिनको हम रिलीज करेंगे? जी, इनको आप यहाँ से इसको इधर से खोलेंगे। अच्छा, इसको आप ऐसे पकड़ के भी छोड़ सकती हैं अगर आप पकड़ लें, लेकिन इसके 4 विंग्स आप पकड़ेंगी और इसको ऐसे रिलीज कर देंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ पकड़ने की, ये मेरे हाथ में बैठ गए। इनकी बात कर लें, विंग्स की बात करें, जो फ्रंट पे 2 विंग्स होते हैं, वो बेसिकली किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं? 2 एंटीना। हाँ, एंटीना से ये सेंस करती है ना। एंटीना इज फॉर सेंसिंग। ये 2 ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये अच्छा जी, इससे सेंस करती है चीज़ों। और इसके विंग्स कितने होते हैं? 4 विंग्स होते हैं इसके। ओके, और ये छोटी छोटी सी इसकी टांगे भी हैं। इसकी 6 लेग्स होती हैं ओवरऑल।
अभी जैसे हमने ये बटरफ्लाइज देखी भी हैं तो ये बड़ी डेलिकेट सी होती हैं, तो आप इनको इन्वायरमेंट से और जो डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं उनसे किस तरह महफूज रखते हैं? जी, इनके जो है ना प्रीडेटर्स होते हैं जो बटरफ्लाई खा जाते हैं, जिनमें छिपकलियाँ आ जाती हैं, लिजर्ड्स वगैरह। अब हम इसको इनक्लोज हमने किया हुआ है, ज़्यादातर हम हैंड पिकिंग करते हैं। ठीक है। इनको स्पाइडर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। स्पाइडर क्या करता है, अपने वो जो उसका जाला होता है उसमें भी ये फंस जाते हैं, उसमें फंसा लेता है और उसको खा लेता है। व्यूअर्स, इस वक्त हम लैब में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ बटरफ्लाइज डिस्प्ले की गई हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। मुझे ये बताएं, ये कौन कौन सी स्पीशीज हैं? ये मोनार्क बटरफ्लाई है, लिपिड बटरफ्लाई है, सल्फर बटरफ्लाई है, प्लेन टाइगर है। ये हमारी जो हमने लाहौर से कलेक्शन की हुई उनको हमने इधर प्रिजर्व किया, साथ इनका जो है लाइफ साइकिल हमने डिस्प्ले किया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लीव्स हैं और लीव्स के ऊपर ये कैटरपिलर्स हैं? जी जी बिल्कुल, ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। जो मैंने आपको इंस्टार्स की बात की थी, ये कैटरपिलर के फर्स्ट इंस्टार्स हैं। ये अगर आप ठीक है, और फिर ये आगे थोड़ा सा ग्रो कर गए। और ये कितने अर्से बाद की बात है? ये तकरीबन 2 दिन इनको लग जाते हैं, 2 दिन में। ये सेकंड स्टार्स हैं और ये लीफ ईटिंग करते हैं। दे आर वेरी वोरेशियस फीडर्स। और कोई स्पेसिफिक लीफ होता है या कोई भी? ये देखें ना, ये हमने इनको स्पेसिफिकली इनके लीफ ला के डाले हैं। ठीक है, ठीक है। ये दूसरों पे नहीं करते, उस पे एग लेइंग की नहीं होती। और फिर ये देखें, ये थर्ड स्टेज हो गई। और ये कितने अर्से बाद हुए? ये ऐसे 1 2 3 दिन में ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है। और ये हमारे पास एग्स थे जो हमने आपको दिखाने के लिए लगाए थे। ओके, ये एग्स हैं और इनमें से मैंने आपको दिखाना था, ये प्यूपाज बन गए हैं। अब प्यूपा जो है ना वो नॉन मोटाइल और नॉन फीडिंग स्टेज है। ठीक है, यानी इसमें ये कोई फीड नहीं, इनको जरूरत नहीं होती। ये फीडिंग, ये इसको हम ऐसे हैंग करेंगे। ठीक है। हैंग करने के बाद इसमें से बटरफ्लाइज इमर्ज होंगी और 5 to 7 डेज के अंदर हो जाएंगी। जबरदस्त। PHA के लिए ये काम कितना मुश्किल है, इस पूरे बटरफ्लाई हाउस को जो है चलाना? PHA जो है वो हमारे डिपार्टमेंट तो देखे में सपोर्ट कर रहा है और ये वाकई एक बड़ा उन्होंने हमें टीम दी हुई है जो जिससे हम कलेक्शन करवाते हैं। फिर इसकी जो है साथ जो इनकी केयर टेकर टीम है वो अलहदा है। अच्छा मैम, एक प्रैक्टिस हमने देखी है कि लोगों को तितली पालने का भी बड़ा शौक होता है, तो क्या हम इसको घर पे पाल सकते हैं और इसका बिजनेस भी होता है क्या? वो कंट्रीज जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सेम कंडीशंस रहती हैं, ह्यूमिड एंड वार्म टेम्परेचर रहता है, उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है क्योंकि उनको सीजनल इफेक्ट्स नहीं आते, तो वो लोग फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। और इसका बिजनेस अभी इतना इमेंसली पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन अगर घर में कोई करना चाह रहा है तो वो बिल्कुल कर सकता है। वो होस्ट प्लांट्स को इनकरेज करे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करे। ठीक है ना। वो ये है कि अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं देयर अल्टीमेटली किलिंग। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें आज आपसे जानने का मौका मिला है। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। पाकिस्तान में कितनी इकसाम की तितलियां पाई जाती हैं और एक एग से मैच्योर बटरफ्लाई तक का जो सफर है, ये तमाम तर चीजें आज हमने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ एक्सप्रेसो टैलेंट से या एक्सप्रेसो हीरोज से जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हमने बात करनी है हार्वर्ड नेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस 2024 के बारे में, जिसका इनेकाद बोस्टन शहर के अंदर होता है, पिछले 70 साल से होता है। ये पहली बार 1927 में सालाना जो मॉडल सेशन है इसका इनेकाद किया गया था और आज तक ये जारी है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया भर से मुख्तलिफ मंदूबीन, ऑब्जर्वर्स, स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ शोबों के लोग आते हैं और सिक्योरिटी के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, सोशलिज़म के हवाले से बातचीत की जाती है और मुख्तलिफ जो पेचीदा मसाइल हैं उस पर खुलकर बात करने का मौका यहाँ पे उनको दिया जाता है। इस बार जो 2024 है इसकी जानिब से लम्स के 7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ये मौका मिला। उन्होंने पाकिस्तान को, अपने इदारे को रिप्रेजेंट किया, बेहतरीन नुमाइंदगी की और मज़े की बात यह है कि इस डेलीगेशन ने स्मॉल डेलीगेशन ट्रॉफ़ी अपने नाम की जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हमने इनमें से 7 में से 6 लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमने कहा आपकी मुलाकात भी कराई जाए और जाना जाए कि इनका एक्सपीरियंस रहा, ताकि थोड़ा सा आसरा हो इतनी सारी बुरी खबरों में आपको कि पाकिस्तान की जो यूथ है बड़ी वाइब्रेंट है और एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू पुट देयर एफर्ट्स कि हम कुछ ना कुछ बेहतर करें पाकिस्तान के लिए। सो स्टार्टिंग विद पार्टिसिपेंट्स, ज़रा दिखाइए हमारे साथ ये
6 सितारे हमारे मौजूद हैं, दीज यंगस्टर्स। ऑफ एयर तो हमारी काफ़ी गपशप लग गई है, ऑन एयर देखते हैं कैसी गप लगती है। हमारे साथ सबसे पहले रोहेल, आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं और मैं चाहूँगा बल्कि अपना तारुफ खुद ही करा दें। सबसे पहले रोहेल हसन सिद्दीकी हैं, ये टीम के कैप्टन हैं। रोहेल, थैंक यू वेरी मच, एंड देन रेस्ट हुबैब, अपना तारुफ आप सब लोग कराइए। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया। मेरा नाम जैसे आपने बताया रोहेल हसन है, मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, बहुत प्राउड कैप्टन हूँ। पर्सनली मैंने एंड हुबैब ने जाके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिबेट की थी ऑन हाइब्रिड वॉरफेयर। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3rd रैंक आए उस पूरे कमेटी रूम में। वाओ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आजकल, हाइब्रिड वॉरफेयर। अपना नाम भी बताइए और अपना रोल भी बताइए। जरूर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुबैब है। जैसे कि रोहेल ने कहा है कि मैं उसके साथ ही था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत इंटेंस, बहुत ही लाइक पर्टिनेंट जो मैटर्स होते हैं ना दुनिया में, अभी सारी उनके बारे में डिस्कशंस होती हैं और पूरी दुनिया से आपको लोग मिलते हैं और उनके क्या तबसरात हैं इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर, तो बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है इस तरह से। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विद अस महानूर गुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महानूर गुल है। मैंने कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट में बात की थी ऑन स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा। एंड हम इसको बेहतरी के कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली कंसर्न था कि आजकल बहुत सर्वेलेंस हमारी इंक्रीज हो गई है और सेफ्टी कंसर्न्स बहुत हो गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। ऑलराइट, और इससे पहले कि हम तारुफ में आगे बढ़ें, इसमें आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और फिर आपकी कम्युनिकेशन, आपके कितने कन्विंसिंग है बोलने के अंदर, इन सारी चीज़ों के बाद आपका रैंक डिसाइड किया जाता है और उसमें इन सब स्टूडेंट्स ने उनको अच्छी पोजीशन मिली है। सो नेक्स्ट इज हमारे साथ ऑन नंबर 4 शानज़े। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शानज़े हाशिम है। मैं कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन में थी, उसमें हमने बात किया था वुमेन इश्यूज़ के बारे में, हेल्थ फैसिलिटीज़ विद इन अफ्रीका, एंड फॉर दैट वी ड्राफ्टेड पॉलिसी पेपर्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव द हेल्थ वाओ, दैट्स ग्रेट। सो नेक्स्ट इज सबीन। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबीन हमूद। जी, मेरा नाम सबीन है, इन द यूरोपियन यूनियन, और हमारा टॉपिक था इन्वायरमेंट के ऊपर। ओके। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज्ड टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन माय कमिटी। वाओ। सो और बाकी लोग कहाँ से थे आपकी कमेटी के जी, अंदर? मेरी कमेटी में नीदरलैंड से थे, साउथ अमेरिकन टीम्स थी, और जो अमेरिका में आईवी लीग्स हैं, प्रिंसटन, येल, स्टैनफोर्ड, उनमें से भी काफ़ी डेलीगेट्स थे। ओके, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा आबिद है। मैं शानज़े हाशिम के साथ कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन में डिबेट कर रही थी और हमारा टॉपिक फीमेल हेल्थ के अराउंड था, इन सब सहारन अफ्रीका फोकस था। Okay. और हमारी कमेटी में 50+ कंट्रीज थी, देयर वर अ लॉट ऑफ टीम्स, और इनके अगेंस्ट हमने मुबाहिसा भी किया, पॉलिटिक्स भी। एंड यू गाइस बीन लाइक ऑन टॉप, पर पहली पोजीशन आपकी आई ओवरऑल। यस, ओवरऑल, यस, दैट्स रियली ग्रेट। क्या बात है जी। अब हम बगैर किसी तवक्कुफ के हमने फ्लोर दे देना है। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, रोहेल वाज वेरी एक्साइटेड टू स्पीक ऑन स्क्रीन, तो हमने कहा हम रोहेल को ज़्यादा चल रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरऑल हमें बताइए, ऐसा क्या था दैट एक्चुअली क्रिएटेड अ डिफरेंस आपकी ओवरऑल जो वहाँ पे इंटरेक्शन रहा, किस चीज़ ने आपको ज़्यादा मुख्तलिफ किया? आप तो एक somehow अनफॉर्चुनेटली माजद साथ थर्ड वर्ल्ड कंट्री से गए थे, अंडर डेवलप्ड कंट्री से गए थे, लेकिन आपने जो मुख्तलिफ डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग थे या स्टूडेंट्स थे, उनके साथ बैठ के आपने अपना नैरेटिव रखा, मनवाया। कैसे हुआ ये, क्या था डिफरेंस, क्या था इसमें? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये कहना तो बहुत आसान है कि हमने बहुत मेहनत की और हम बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, लेकिन बात यह है सर कि उधर प्रिंसटन से भी लोग आए हुए हैं, स्टैनफोर्ड से भी आए हुए हैं, येल से भी आए हुए हैं, मतलब उन लोगों के ग्रेड्स भी हमसे शायद बेहतर हों, पॉलिसी भी ज़्यादा बेहतर पढ़ते होंगे और वो भी मेहनती लोग हैं। लेकिन अगर एक एक्स फैक्टर हमारी टीम के लिए था वो यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में उस वक्त बिलीव था, एक तवक्कुल था, सफ़र में दुआएं की थी, हर जर्नी के हर स्टेप पे हमने इस्तिखारा किया था कि भाई क्या पढ़ें, किसको टीम में डालें। तो एट द एंड ऑफ द डे सर एक ग्लोबल कंपटीशन होता है, इट्स अ गेम ऑफ फाइन मार्जिन्स। अच्छा। एंड व्हाइल आई थिंक ऑनेस्टली एवरीवन's good over there, they're the world's best speakers, world's best politicians, they're amazing, but I think we got that X factor with Allah's help and alhamdulillah। अच्छा, ऑफ्टन ये होता है कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर जो लूप होल्स हैं या शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको ज़्यादा दुनिया के सामने लाकर एप्रिसिएशन देते हैं। हमारी बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स इसलिए लोगों को अच्छी लगती हैं कि उसमें हम अपनी ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद दिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दो की एग्जिस्ट करता है, दिखाने में हर्ज नहीं है, बट एक नेगेटिव साइड दिखाकर। तो क्या आपने सारी अपनी सोसाइटी की खामियां इकट्ठी की जाके, मैं भी आपसे मेरा सवाल है, सारी खामियां इकट्ठी की जाके सब बोल दी, लोगों ने कहा वाह क्या ज़बरदस्त बताया आपने, ऐसा तो नहीं था? नहीं, इन स्पेसिफिक एक ऐसी रात वहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इट्स कॉल्ड द कल्चर नाइट। तो जो सारी अराउंड द वर्ल्ड से टीम्स आई होती हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वेस्ट इंडीज़, सब लोगों के एक एक स्टॉल, एक एक सेक्शन होता है और वहाँ पे वो अपना कल्चर दिखाते हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान भी अपना एक स्टॉल बनाता है वहाँ पे, अगर किसी और कंट्री में कोई अगर पाकिस्तानी रहता है तो वो भी आके हमारे स्टॉल पे हमारे साथ बैठे रहते हैं, हम लोग खाना लाए होते हैं।
bangles, मेहंदी mehndi. लगाइएगा Oh, wow. So we take things that are of Pakistani culture that are good, and वहाँ जाके फिर हम लोग उनसे ऐसी भी चीज़ें बोलते हैं कि Pakistan does have a lot of really really incredible things like our tourism, our nature, and yeah, people love it. Like लोगों को बहुत पसंद आता है. कोई ऐसा पॉइंट आप में से कोई भी जवाब देना चाहे जो आपने सोचा होगा कि यार जब भी इंटरनेशनल एरिना पे कहीं रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा तो आई से दिस पता ना आपके दिल में चीज चल रही होती है वो मैंने निकाल के दुनिया को दिखानी है बतानी है. इतनी यंग एज में बहुत कम होता है कि आपको चांस मिल गया कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो. ये बहुत लकी फैक्टर है. आई मीन बहुत लकी है आप लोग. लाइबा आप बताओ इस पे. तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि जैसे आपने कहा पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको थोड़ा इम्प्रूव करें, बताएं कि ओके वेयर कंट्री जहाँ पे ओके वेयर थर्ड वर्ल्ड कंट्री और डेवलपमेंट वगैरह के लिए वर्क राइट, बट देन व्हाट इज इट दैट वी ब्रिंग टू द टेबल और हम कितना ज़्यादा मेहनत करके हम आगे बढ़ सकते हैं. तो एट दैट पॉइंट यही होता था कि ईच पॉइंट ऑफ दैट एरिना वी वर क्वेश्चन ऑन दैट बेसिस. हमारे सामने इस तरह के एक या तो उनके एक्सप्रेशन से या फिर उनकी बातों से पता चलता था दैट दे हैव दिस क्वेश्चन इन देयर हेड कि हु आर दीस पीपल और ये कहां से आए. अच्छा, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है. होता है, पूछते हैं आपसे होता है. और क्या सवाल आपसे किया गया, कुछ पूछा गया पाकिस्तान को लेकर स्पेसिफिकली? जी, सो एक चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी वो ये थी कि जब हम लोगों ने ये भी बताया कि हमारे कंट्री में MUN जो पब्लिक स्पीकिंग ऐसी चीज़ है जो एक यूनिवर्सिटी लेवल पे जो आप कह सकते हैं प्रिविलेज्ड इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे तो ये चीज़ है. तो दैट वाज मेट विद अ लॉट ऑफ फैसिनेशन. लोगों को ये चीज़ बहुत अजीब लगी कि पाकिस्तान जैसी जगह में पब्लिक स्पीकिंग फोरम्स एक्सेट्रा. और वहाँ पे एक और मुझे चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि लोगों को हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में बहुत पता था. अच्छा. मेरे से they weren't Pakistanis, right? They weren't Pakistanis. मेरी कमेटी में वी हैड साउथ अमेरिकन टीम्स जो नेदरलैंड्स के लोग थे वो मेरे से पूछे थे कि आपने किसको वोट दिया और आपकी कंट्री में इलेक्शंस चल रहे हैं, political system खाली हमारा ही है. एंड इट वाज अमेजिंग टू सी. लेकिन ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव कॉनिटेशन लाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय विनिंग एंड बाय शोकेसिंग कि वी हैव टैलेंट हम लोगों ने एटलीस्ट वो स्टीरियोटाइप हटा दिया. चलिए एटलीस्ट कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी डिस्कस तो होती है. वो अभी मसाइल का शिकार जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं डिस्कस तो हो रही है. अच्छा, एक चीज बड़ी पॉइंट है वो रहना चाहिए. आपने पॉइंट उठाया था, आप में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है. वो ये था इसके फाइनेंसेस बड़े मुश्किल होते हैं आप लोगों को बाहर जाना, और आप बता रहे थे कि आपके पेरेंट्स ने इसको फाइनेंस किया, यूनिवर्सिटी की सपोर्ट की. बैब आप बताओ यार क्या मुश्किल था? इसके अंदर एक पूरा प्रोसेस होता है, सिर्फ फाइनेंस नहीं होता. जब आप बाकी टीमों से मिलते हो जो साउथ अमेरिकन या नेदरलैंड्स वगैरह से आई होती है ना, उनके साल भर उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं सिर्फ इस टीम को फाइनेंस करने के लिए, इस टीम की लॉजिस्टिक्स पूरी करने के लिए. तो वो एक बहुत एस्टैब्लिश प्रोग्राम होता है उनका. हमारी तरफ से फाइनेंस, वीजा, सारी चीजें जो आपको पाकिस्तान में होने की वजह से मुश्किलात आती है उन सबका सामना करना पड़ता है हमें. तो इसलिए हमारे लिए प्रोसेस ऊपर से ये भी नहीं कि हमारे पास टीम होती है, ये सब कुछ हम लोग ही कर रहे होते हैं. रुहेल का बहुत ज्यादा इसमें एक रोल होता है कि हेड डेलीगेट जो आपका होता है उसको सारे लॉजिस्टिक्स, सारे वीजा वाले काम, सारे भाग दौड़ जो है वो करनी पड़ती है. और फाइनेंस में लेकिन एक जरूरी चीज है कि जो लूमन सोसाइटी है जो हमारी MUN सोसाइटी जिसका हम हिस्सा है वो हमें सब्सिडाइज करती है जरूर. तो उनसे हमें हर साल सब्सिडी मिलती है. लेकिन जरूर एक इशू आता है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जिस तरह की बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें दिया आज ये, लेकिन हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म की कमी है कि हम लोग जीत के आए तो इसकी एक वैल्यू है लोगों के सामने, ताकि फिर आके लोग हमें स्पॉन्सर करें या फिर कोई भी. एक्चुअली वी हैड अ रीजन टू कॉल यू. आई मीन आपने हमें वो रीजन दी, सो दैट्स द बेस्ट थिंग. मानूर आप अपने ख्यालात का इजहार करें. आई बिलीव मैं नाम सही ले रहा हूँ? शानज़े आप बताइए. आप जो कि चुप है ना तो आप भी बताइए प्लीज. आप भी एक्सप्रेस कीजिए आपका क्या फील था. जी, जनरली इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. आई मेट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल एंड हाँ बस जनरली वाज वेरी गुड. आपने खुद से अपना नाम अपने आप को एनरोल किया था इसके लिए या किसी टीचर ने कहा कि नहीं तुम ही अच्छा कर सकती हो तुम करो? ऐसा भी होता है? नहीं, मैं गई थी. कोई पकड़ के गले में घंटी डाल देता है क्या बजाओ? नहीं, मैंने कभी MUN पहले नहीं किया हुआ था. अच्छा. मैं लम्स आके मैंने पहले ये आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल ऑफ दिस. सो मैं बस गई थी वैसे ट्रायल्स पे देखना था ये क्या सीन है. शुगल में हो गया. हाँ, और बस हो गया. सही. बाकी 5-6 लोगों ने जीता है, इनका शुगल में हो गया. बेस्ट है, ये भी होता है. अच्छा रोहिल साहब, अच्छी कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है जी हमारी यूथ के लिए? मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज में जब हमें आउटडोर शोज का मौका मिलता है, पहले ज्यादा मिलता था, कब मिलता है, तो बहुत कम लोग होते हैं यार जो बड़े आउटस्पोकन होते हैं. मतलब हम जब पढ़ते थे हम बड़े आउटस्पोकन होते थे, हम कहते थे मैंने सवाल करना है, मैंने बात करनी है. अब बच्चे थोड़े कोनों में घुस रहे होते हैं, सारे नहीं कुछ होते हैं, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है ये बताइए आप, कम्युनिकेशन अच्छी होना फॉर योर करियर. बिल्कुल सर. आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस की और सेल्फ एस्टीम की जब बात आती है तो पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत वाइटल फैक्टर होता है. जिन लोगों को एक क्राउड के सामने बोलना आ जाए उनकी अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत शूट अप करती है. पाकिस्तान में जो कमी फील होती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम इतने इंग्लिश को हम इतना ग्लोरीफाई करते हैं, तो जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती वो थोड़े शाय हो जाते हैं. आप लोग लम्स वाले नस वाले बोलते ना अंग्रेजी, लोग बेचारे थोड़े IBA वाले वो फिर लोग फील करते हैं यार. बिल्कुल.
पब्लिक यूनिवर्सिटीज वाले खास तौर पे। बिल्कुल, तो गोल यही है सर कि लोगों को एक, अगर बेशक उर्दू हो, इंग्लिश हो, लेकिन उनको एक सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस आ जाए ना बोलने में, तो वो बहुत बहुत दूर जा सकते हैं। ये कैसे आता है कॉन्फिडेंस? सर इसकी बहुत सिंपल आंसर है कि विद प्रैक्टिस। पब्लिक स्पीकिंग ऐसी चीज़ है, जब आप एक क्राउड के अंदर मुसलसल एक्सपोज होते हैं तो ऐसा ऐसा आपका जंग उतरता है। एक वक्त आता है जब आप बिल्कुल एक फूल की तरह खिलते हैं। जबरदस्त। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ फॉर 20 सेकंड्स ईच ऑफ यू कुछ भी आप कहना चाहो अपने मुझे पे, बस स्टार्टिंग विद यू कि बहुत ज़रूरी है कि हम, आप सही कह रहे हैं, उर्दू में भी प्रमोट करें और मुबाहिसे को और हर तरह के प्लेटफॉर्म पे। सो इसीलिए लूमन का अपना इवेंट भी आ रहा है, इट्स कॉल्ड लूमन ऑरेटर, और इसके अंदर हम दोनों किस्म की, हर लैंग्वेज फॉर्म पे, हर किस्म के डिबेट फॉर्मेट में, और तकरीर, प्रेजेंटेशन, जस्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, हर चीज़ को केटर करेंगे। सो इट्स ओपन टू द पब्लिक, वी आर लुकिंग फॉर पीपल टू एनरोल, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, जिस जबान में। ऑल यू नीड इज कॉन्फिडेंस। आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए जी। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एज यूथ, एज पीपल हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस कंट्री, और जो लोग देख रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल हालात कैसे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। हम लोग इंजस्टिस के अगेंस्ट, जो पॉलिटिकली हो रही है, इकोनॉमिकली हो रही है या सोशली हो रही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीज़ों के ऊपर बात करें। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हमें हर वक्त उसको अवेल। टाइम मेरा खत्म हो गया। एक और मैसेज कोई भी एक देना चाहे आप में से, चारों में से प्लीज। मैं बस एक फाइनल चीज़ बोलना चाह रही हूँ। विद व्हाट्स बीन सेड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लोग मदद करें, फॉर अस टू बी एबल टू सेंड इंशाल्लाह इवन बिगर टीम्स, मोर टीम्स टू हार्वर्ड, टू अदर कॉन्फ्रेंसेस अराउंड द वर्ल्ड, सो दैट वी कैन डू व्हाट्स बीन सेड, व्हिच इज रेज आवर वॉइसेस, व्हिच इज व्हाई लुमन इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स। इवन राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन स्पॉन्सर्ड बाय इनक्रेडिबल पीपल लाइक अल्फाला। टाइम खत्म हो गया। आप सबका, रोहेल, सबीन, हुबैब, लाइबा, मानूर, शांजे, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर कमिंग। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जब भी यंगस्टर से बात होती है बहुत अच्छा लगता है, और ज़रूर ऑन बिहाफ ऑफ देम आई वुड आल्सो लाइक टू अपील कि आप इनको ज़रूर सपोर्ट करें, खासतौर के ऊपर जो स्पॉन्सर्स हैं। कितना खर्चा आ जाता है इन बच्चों को बाहर लेके जाने पे, तो ज़रूर इन्हें सपोर्ट करें ताकि ये आपका भी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं ये जो बेहंगम तामीरात हैं, कंक्रीट के जंगल हमें हर जगह बनते नजर आते हैं, क्या ये वाकई सियाहती तरक्की का इस्तारा है? इससे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि सियाहती तरक्की हो रही है या फिर ये जवाल की निशानी है? माइंड मैटर्स में वकार मलिक, सखी हसन के साथ इस पर बात करें, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे आज बहुत ही अहम मौजू पर, और वो ये है कि सियाहत के हवाले से हम दो तरह के मॉडल्स देखते हैं। एक तो मॉडल ये है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तामीर होता है और उसकी कोई रेगुलेशंस नहीं होती। जो जहाँ पे जिसका दिल करता है वो होटल बना लेता है, जो जिसका दिल करता है वहाँ पे ट्रैक बना के उसके ऊपर सैकड़ों जीपें रवां रवां हो जाती हैं, तो उसके हवाले से कोई रेगुलेशंस एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, बहुत सारे मॉडल्स वो हैं जहाँ पे बाकायदा इसके हवाले से कानून साजी होती है, बाकायदा जो है लोकल जो लोग हैं उनको अवेयर किया जाता है। तो हम जब अपने सामने देखते हैं पाकिस्तान के सियाहती मकामात को, तो हम देखते हैं कि एक सियाहती मकाम जो है वो डिस्कवर होता है, या वो सोशल मीडिया पे आता है, या मुख्तलिफ किताबों में लिखा जाता है। उसके बाद उसकी एक्सेस आसान बनाई जाती है, और फिर आसान बना के उसकी तबाही का जो है रास्ता हमवार कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको पूरे एतमाद और पूरे जिसको कहते हैं जोश और जज्बे के साथ उसको तबाह करने पर तुल जाते हैं। आप सैफुल मलूक देखें तो मेरे यहाँ 500 या 600 जीप्स हैं जो कि वहाँ पे ऊपर जा रही हैं। मुझे आज तो ये समझ नहीं आई कि सैफुल मलूक जो है उस पर ट्रैक करके क्यों नहीं जाया जा सकता। तो इस तरह फिर जो अफसानवी किस्म के हमारे शायर हैं वो भी मुतासिर हुए, जिसमें करीमाबाद जो है वो बड़ा ही अफसानवी, और अगर आप पुरानी किताबें पढ़ें तो लोग जो नक्शा खींचते हैं वो क्या था और आज का करीमाबाद क्या था। तो इन तमाम जो बातें हैं इस पर गुफ्तगू के लिए मदऊ किया जनाब सखी आसिफ को, जो इनका ताल्लुक़ हुंज़ा से है और पसू से लाहौर आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इस बहुत अहम मौजू पर बात कर ली जाए। बहुत शुक्रिया सखी भाई। सखी भाई, ये बहुत कुछ आपके सामने हुआ है, करीमाबाद भी आपके सामने ही, जो इस तरह की जो इमारतें हैं वो सामने आपके बनती रहीं। तरक्की का एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि एक तरक्की का अमल है, इसमें भी कोई शक नहीं है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नहीं, बहुत कुछ जो है वो मुतासिर भी हो रहा है। आपसे बात करने का मकसद ये है कि इस तमाम पूरे पाकिस्तान में वाहिद पस्सू है जिसने अपने आप को बचाया, तो वो पस्सू ने कैसे अपने आप को बचाया है? ना वहाँ पे डंगी इमारत नज़र आती है, ना वहाँ कचरा नज़र आता है, ना वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो कि जिसको हम कहें कि एक्सेस आसान बनाई गई हो किसी भी चीज़ की तरफ जाने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। वाई पस्सू इज़ एक्सेप्शनल, और कैसे हम इसको बाकी जगहों पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच वकार भाई। मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे बुज़ुर्गों का, जिन्होंने हमें वहाँ पे इस तरह सोशलाइज्ड किया है कि
हम क्लाइमेट चेंज को लेके और अपने प्राइवेसी को लेके और ख़ासकर टूरिज़्म को लेके हम अवेयर है चीज़ों से कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे जो है ना वो सीनियर्स जिन्होंने टूरिज़्म के अंदर काम किया, तो ये सारे वो लीडरशिप है जिन्होंने पॉलिसी बना के दी है अपने दौर में कि हमने किस तरह रहना है और हमने अपने गांव को ख़राब नहीं करना है। और पशु के अंदर आप देखेंगे कि बाहर से कोई बंदा आके होटल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। और पशु के अंदर ये भी पॉलिसी है कि अगर आप कोई होटल बनाना चाहते हो या इवन आप घर बनाने चाहते हो, you do check the map with the PDO। आप PDO को दिखाते हो कि मैं ये होटल बनाना चाहता हूँ या मैं ये कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ। फिर वो लोग उसके ऊपर डिबेट कर रहे होते कि इससे इन फ्यूचर हमें क्या नुकसानात है या क्या फ़ायदा है, या रोड एक्सेस के बारे में सोच रहे हैं या फिर वाटर कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट को देख के हम फिर अलाउ कर रहे होते कि आप ये कंस्ट्रक्शन करें। तो पशु का अगर मैं कहूँ तो ये कोई कानून नहीं है वहाँ पे, मतलब ये सिर्फ एक कम्युनिटी का तस्वुरात हैं, कस्टमरी एक लॉ है जिसको फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। मतलब अगर कानूनी तौर पर आप देखें तो अगर आसिफ सखी अपना ज़मीन बेचना चाह रहे तो मुझे कोई मुझे नहीं रोक सकता, मुझे जो है ना लॉ के अंदर ये राइट है। लेकिन हमारे जो वहाँ पे है, हमें ऑफिस में बिठा के हर कस्टमर को समझा के, कस्टमर कह रहा हूँ हर इंडिविजुअल को समझा के हमने एक किस्म के उनको बॉन्ड किया है। मतलब हम फ्यूचर दिखा रहे होते हैं। हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब रिसेंटली देखा था बात लेक के इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उनका मॉडर्नाइज्ड नहीं हुआ है, हम वेस्टर्नाइज्ड हुए। तो हम वो कल्चर को अडोप्ट किए हुए हैं, मतलब पैंट पहन रहे, शर्ट्स पहन रहे, जीन्स पहन रहे और मुख्तलिफ स्टाइल बना रहे लड़के, लेकिन दिमाग से ना हम डेवलप नहीं हुए अभी तक। तो मैं डेवलप्ड जो सोसाइटी है ना, वो अपने आबा व अजदाद के जो वो सोसाइटी था उसको मैं बहुत डेवलप्ड समझता हूँ। आगे समझता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो बड़े खुशहाल रह रहे थे, वो ऑर्गेनिक फूड खा रहे थे, वो खुद क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे थे। आज देखे उनजा में क्या सूरत हाल है कि आप जो है ना अंडे भी जो है ना मार्केट से खरीदते हो, आप दूध भी मार्केट से खरीदते हो, आप सब्जी भी जो है ना मार्केट से खरीदते हो। तो हम एक डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि मतलब पशु के अंदर भी हमारे यही किसी ज़माने में हुंजा के हवाले से जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज इंटरनेशनल बनती थी, बहुत सारी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो कि तवीलुल उमरी के हवाले से बनती थी, और फिर तवीलुल उमरी को टॉपिक बना के उन डॉक्यूमेंट्रीज में ये बताया जाता था कि यहाँ पे फूड क्या है। जी जी। और वो फिर उस फूड की इन्वेस्टिगेशन या उस पर रिसर्च की जाती थी कि ये इसमें से कौन सा फूड है जो कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी तवीलुल उमरी का रीज़न है। और इस तरह की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं। खैर वो अब माजी का किस्सा है। तो आप ये समझते हैं कि मेरा ख्याल है कि वो जो आप कह रहे हैं कि बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इस तरह के जो इमारतें हैं ये तरक्की की अलामत नहीं होती, बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरा ये है जो मेरे साथ एक और चीज़ को ऐड करना चाहूँगा कि एक लैंडस्केप को अगर एक चीज़ मुतासिर नहीं कर रही, एक चीज़ जो है वो किसी भी हवाले से जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या ये जो आपका इकोसिस्टम है, इन तमाम चीज़ों को अगर मुतासिर नहीं कर रही, ठीक है जी, कार्बन एमिशन भी नहीं हो रहा, सारा कुछ है, तो इस तरह का मॉडल जो है उसके तो आप हक में है ना कि इस तरह का, तो उसमें तो कोई मसला नहीं। हम कह रहे हैं कि भाई टूरिज्म को कमर्शलाइज करने का ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब आपको नहीं ज़रूरत। लोग वहाँ पे मकामी लोग कैसे रहते हैं अपने घरों में, तो हम तो 5 स्टार होटल्स में नहीं रहते। तो वो बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे होते हैं वो कल्चर एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि वो आके हमारी तरफ वहाँ पे रहे और हम जैसे खा रहे, जैसे पी रहे, जैसे जी रहे, वो लोग भी उस पैटर्न को या उस ट्रेंड को जो है ना फॉलो करें। उनके लिए एक यूनिक जो है ना एक एग्जाम्पल होना चाहिए या एक यूनिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मुंजा को सिर्फ लोग इसलिए पसंद करते हैं, एक तो वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट है, सेकेंडली वहाँ हमारे जो कल्चर है वो मुख्तलिफ है, तो वो कल्चर देखने आते हैं। आप उस कल्चर को तबाह कर रहे हो, आप उस इन्वायरमेंट को तबाह कर रहे हो। और ख़ासकर ऐसे होटल से आप देखें कि मकामी लोगों के रिसोर्सेज पे ये लोग काबिज होते हैं, ये जो सरमायादार है। अब वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का इशू चल रहा है सेंट्रल हुंजा में, लोगों के घरों पे जो है ना पानी नहीं है, तो आप 500 वॉशरूम्स के लिए या 200 वॉशरूम्स के लिए कितने पानी इस्तेमाल करोगे? आप तो उन्हीं कम्युनिटी के पाइप से इस्तेमाल कर रहे हो। भी यही है ना, हाँ, मतलब वही वो तो प्रॉब्लम है। सीवरेज सिस्टम है हुंजा में। जी जी। तो ऑफ कोर्स वो उसकी एक कैपेसिटी है, अब तो वो ऑलरेडी कैपेसिटी से बहुत ऊपर जा चुका है। बिल्कुल।
तो आप ये मतलब हम ये समझते हैं कि ये सरमाएदारों को कोई मतलब वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है कि कम्युनिटी के साथ हम क्या कर रहे हैं। कम्युनिटी इसमें हुंजा पूरी दुनिया में मशहूर अपनी कम्युनिटी की वजह से, लैंडस्केप है और फिर कम्युनिटी है, दोनों चीज़ों की वजह से मशहूर है और इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। और दूसरा जो अपनी मदद आप तहत जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके एक्सट्रीम्स पे तो आप ऑलरेडी मौजूद हैं, बिल्कुल, यानी जितना कोई कम्युनिटी या इंडिविजुअल अपनी मदद आपके तहत कर सकता है वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अब एक ख़ास जगह है जहाँ पे आपको हुकूमती और मामलात की ज़रूरत पड़ती है, मतलब अगर बिजली नहीं है हुंजा में, मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है जी, वहाँ पे नहीं है पानी का मसला है, जी, पाकिस्तान की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यानी आप उस पर्सपेक्टिव में बिल्कुल जनरेटर्स चल रहे हैं, शोर मचा हुआ है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में अपनी मदद आपके तहत इतने बड़े स्केल पे तो कुछ नहीं किया जा सकता। सेवरेज सिस्टम है बहुत पुराना है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो जब तक हुकूमती मामलात, हुकूमती इदारे आगे नहीं आएंगे तो उस वक्त तक तो नहीं हो सकता। उनका के ऊपर जो वकार भाई मैं जो समझता हूँ ना, 3 सेक्टर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर उनजा के लोगों को आप खुशहाल देखना चाहते हो तो मैं उस पॉलिटिकल उसमें नहीं जाऊँगा कि मतलब हमें आईनी हुकूक चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए। अगर आप मुखलिसन काम करना चाहते हो तो आप करें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के ऊपर, यानी वो जो बैरन लैंड है वो आबाद हो। और एक बड़े ज़बरदस्त वो है कोटेशन है इनके ऊपर कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन गिलगित बल्तिस्तान बट देयर इज़ नो वाटर। तो इतने सारे ग्लेशियर्स के ऊपर बैठ के हम पानी के लिए तरस रहे होते हैं। तो इस तरह के कोई सिस्टम लाए कि मतलब आप चैनल्स निकालें, वाटर चैनल्स निकाल